दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग तथा अन्य आयोग और समितियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी तैयार कर सकें। तो आप बहुत ध्यान से इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिएगा और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको आप अलग से नोट भी करते चलिएगा ताकि रिवीजन में आसानी रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 323, अनुच्छेद 215 या अनुच्छेद 226। तो सही उत्तर आप सभी जानते हैं, अनुच्छेद 315। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। इसकी व्यवस्था संविधान में की गई है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर अनुच्छेद 317 याद रखिएगा। दोस्तों, अनुच्छेद 317 के अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर उस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच के पश्चात इस संबंध में दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर जारी किया गया हो। तो सही उत्तर लोक सेवा आयोग के सदस्य को अनुच्छेद 317 में विहित प्रावधानों के अनुसार हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही है? संघ लोक सेवा आयोग एक नियामक संगठन है, वैधानिक संगठन है, संसदीय अध्यादेश से स्थापित है या फिर संवैधानिक संगठन है? तो सही उत्तर संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संगठन है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में इसके गठन का प्रावधान है। अगला प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है किसे? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सौंपता है। और आप जान लीजिए कि अनुच्छेद 323 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का ये कर्तव्य होगा कि वो राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष वार्षिक प्रतिवेदन दे, जिसे राष्ट्रपति एक ज्ञापन पत्र यानी मेमोरेंडम सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो सही उत्तर है संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा या फिर मुख्यमंत्री द्वारा? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, आप जान लीजिए राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो है ये राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष या भारत के राष्ट्रपति। तो सही उत्तर भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। दोस्तों, राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? ऑप्शन है शीला दीक्षित, रोज मैथ्यू, बीड़ा मजुमदार या मार्गरेट अल्वा। तो सही उत्तर रोज मैथ्यू, ऑप्शन बी।
दोस्तों याद रखिएगा, श्रीमती रोज एम मैथ्यू संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष थीं, जो वर्ष 1992 से 1996 के दौरान इस पद पर रही थीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रसाद का सिद्धांत उल्लिखित करता है? अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 310 या अनुच्छेद 311? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 310। याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 310 प्रसाद का सिद्धांत उल्लिखित करता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? ऑप्शन है भारत की संचित निधि पर, राज्य की संचित निधि पर, फीस द्वारा इसके स्वयं के एकत्र निधि पर या आकस्मिक निधि पर? तो सही उत्तर हो जाएगा राज्य की संचित निधि पर। दोस्तों याद रखिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 322 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के व्यय भारत की संचित निधि पर, जबकि राज्य लोक सेवा आयोगों के व्यय संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से की गई थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यानी 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। दोस्तों याद रखिएगा, 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग 1926 में स्थापित किया गया था। उस समय इसमें एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य थे और 1935 के अधिनियम के द्वारा इसका नाम संघीय लोक सेवा आयोग रखा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारत में सिविल सेवाओं की एक विशिष्टता है? तटस्थता और निष्पक्षता, अस्थायी राजनीतिक कार्यकारी संबंध, पक्षपात या दिए गए विकल्पों में से सभी? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा तटस्थता और निष्पक्षता, ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखिएगा, तटस्थता और निष्पक्षता भारत में सिविल सेवाओं की विशिष्टता है, जबकि अन्य विशेषताएं सिविल सेवा की विशेषताओं में शामिल नहीं हैं। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवा कार्मिकों का ऑप्शन है बर्खास्त करता है, निर्वाचन करता है, चयन करता है या फिर नियुक्ति करता है? तो सही उत्तर ऑप्शन सी, चयन करता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अखिल भारतीय सेवा कार्मिकों का चयन करता है, उसे नियुक्ति या बर्खास्त करने का अधिकार उसको नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा या भारतीय वन सेवा? तो सही उत्तर भारतीय विदेश सेवा ये अखिल भारतीय सेवा नहीं है। और आप जान लीजिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस और भारतीय वन सेवा यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं। इन तीनों सेवाओं का गठन अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत किया गया है, जबकि भारतीय विदेश सेवा अखिल भारतीय सेवा के रूप में वर्गीकृत नहीं है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या भारत के राष्ट्रपति? तो सही उत्तर भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से। दोस्तों किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल होता है कितना? आपको बताना है। 3 वर्ष या 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या फिर 6 वर्ष तक? तो सही उत्तर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल संविधान के अनुच्छेद 316 के अनुसार पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, जो भी इनमें से पहले हो तब तक होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहाँ पर 2 कथन आपके दिए गए हैं, इनमें कूट के आधार पर आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है।
पहला है कि अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों का चयन और प्रशिक्षण केंद्र सरकार करती है, तो ये सही नहीं है। दूसरा है लोक सेवक भारत सरकार के कर्मचारी हैं और सरकार के समस्त कर्मचारी लोक सेवक हैं, तो ये भी सही नहीं है। ए और बी दोनों ही नहीं आपके सही हैं। क्यों? क्योंकि अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों का चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है, जबकि उनका प्रशिक्षण और नियुक्ति केंद्र सरकार का दायित्व है। लोक सेवक भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के कर्मचारी होते हैं, इसलिए दोनों ही कथन आपके सही नहीं हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हर राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन है प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रभागी वन अधिकारी, वन सेवा प्रमुख या वन संरक्षक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रधान मुख्य वन संरक्षक, ऑप्शन ए। दोस्तों आप जान लीजिए कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक यानी प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा यानी IFS अधिकारी होता है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? आपको बताना है। तो ये आसान सा प्रश्न है, आप जान लीजिए राष्ट्रपति को। तो देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 316 के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और पदावधि के दौरान सदस्य राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। अगला प्रश्न है, आपको सही विकल्प चयन करना है। 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ये प्रश्न थोड़ा सा टेक्निकल है, याद रखिएगा। ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, संबंधित राज्यपालों की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति, सबसे बड़े राज्य के राज्यपाल द्वारा या संबंधित राज्यों के राज्यपालों की समिति द्वारा। तो इसमें पूछा गया है, प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जो संयुक्त लोक सेवा आयोग होता है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो सही उत्तर भारत के राष्ट्रपति। आप जान लीजिए दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 के तहत संघ लोक सेवा आयोग या संयुक्त लोक सेवा आयोग यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जो आयोग बनता है संयुक्त लोक सेवा आयोग, उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और आप जानते हैं जो राज्य के लोक सेवा आयोग हैं उनके अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। लेकिन जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कोई संयुक्त लोक सेवा आयोग होता है तो उसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो इसमें से किनको हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है? तो सही उत्तर अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग। यहाँ पर देखिए केवल 3, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए अनुच्छेद 317 के अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर उस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई जाँच के बाद इस संबंध में दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर जारी किया गया हो। उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को हटाने में संसद की भूमिका होती है। लेकिन आप जान लीजिए कि अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग को जो है राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, इसमें संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है? आपको बताना है। सिविल सेवा के लिए भर्ती की पद्धति पर, सिविल सेवाओं की नियुक्ति में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर, सिविल सेवा में प्रोन्नति और एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के लिए अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर, या सिविल सेवा के स्थानांतरण पर। तो याद रखिएगा सिविल सेवा के स्थानांतरण पर। दोस्तों अनुच्छेद 320 के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग के कृत्यों में सिविल सेवकों के स्थानांतरण का कार्य शामिल नहीं है, जबकि अन्य कार्य राज्य लोक सेवा आयोग के कृत्यों में शामिल हैं। इसलिए सिविल सेवकों के स्थानांतरण यानी ट्रांसफर संबंधी परामर्श राज्य लोक सेवा आयोग से नहीं लिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है?
ऑप्शन है संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण, संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण, राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाला अभिकरण, या लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के संदर्भ में नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी लोक नीति यानी पब्लिक पॉलिसी को क्रियान्वित करने वाला अभिकरण या एजेंसी है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, भारत में नौकरशाही के द्वारा सरकार की लोक हितकारी नीतियां जनता तक पहुंचती हैं और ये सरकार की लोक नीति को कार्यान्वित करने वाली एजेंसी है। अगला प्रश्न है, अधिकारी वर्ग करता है केवल प्रशासनिक कार्य, केवल न्यायिक कार्य, केवल विधायी कार्य, या प्रशासनिक और अर्ध न्यायिक तथा अर्ध विधायी कार्य सभी। तो सही उत्तर है प्रशासनिक और अर्ध न्यायिक तथा अर्ध विधायी कार्य। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, अधिकारी से तात्पर्य प्रशासनिक पदों पर नियुक्त पदाधिकारियों से यानी अस्थायी कार्यपालिका से है। इनका प्रमुख कार्य राजनीतिक कार्यपालिका के दायित्वों का निर्वहन करना। वर्तमान में बढ़ती जटिलताओं के कारण इसे सेमी जुडिशियल यानी अर्ध न्यायिक और अर्ध विधायी कार्य भी जो हैं सौंपे गए हैं। इस प्रकार यह वर्ग प्रशासनिक, अर्ध न्यायिक और अर्ध विधायी कार्य भी करता है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार सिविल सेवकों के संबंध में कौन सा सही है आपको बताना है। यहाँ पर दो कथन आपके दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही है। अनुच्छेद 311 अखिल भारतीय सिविल सेवा शाखाओं की स्थापना के संबंध में वर्णन करता है, सही नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 312 उन्हें राजनीतिक रूप से प्रेरित या प्रतिहिंसाशील कार्रवाई से बचाता है, ये भी सही नहीं है। तो न तो पी और न ही क्यू। दोस्तों, अनुच्छेद 311 में संघ और राज्यों के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किए जाने, पद से हटाए जाने या अवनत किए जाने संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा के संबंध में वर्णन है, इसलिए दोनों ही कथन आपके सही नहीं हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा लोक सेवकों के संबंध में सत्य है आपको बताना है। पहला है कि अनुच्छेद 309 भर्ती और सेवा शर्तों को नियमित करने के लिए संसद को अधिकार देता है, बिल्कुल सही। और अनुच्छेद 311 कहता है कि अखिल भारतीय सेवाओं का कोई भी सदस्य नियुक्त करने वाले अधिकारी के किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा हटाया या निकाला नहीं जा सकता है। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 309 और 311 के प्रावधानों के अनुरूप दोनों ही कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, यूपीएससी के प्रमुख कार्य क्या हैं आपको बताना है। अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित करना, असैनिक कर्मचारियों के उन दावों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देना जो कार्यों के निष्पादन में खर्च किए गए हैं, किसी असैनिक कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देना, या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अनुच्छेद 315 के तहत गठित संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख अनुच्छेद 320 में किया गया है। सभी कार्य संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में जो हैं ये आपके सही हैं। अब आइए आगे दोस्तों अन्य आयोग और समितियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। इसमें देखिए, पहला प्रश्न है केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई है। ऑप्शन है गोरवाला प्रतिवेदन, कृपलानी समिति, संथानम समिति या भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग। तो सही उत्तर संथानम समिति की अनुशंसा पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना फरवरी 1964 में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है। ऑप्शन है अनुच्छेद 268, 280, 276 या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के तहत हुआ था और वर्तमान में इसे 2003 में अधिनियमित संसदीय विधि के तहत सांविधिक दर्जा प्राप्त हुआ है। इसको संविधान में इसका उल्लेख नहीं है।
अगला प्रश्न है स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया था वो क्या है? तो आप जान लीजिए, स्वर्ण सिंह समिति ने मूल अधिकारों की तुलना में निदेशक तत्वों की अग्रता संबंधी विचार किया था। और आप जान लीजिए कि 1976 में कांग्रेस के सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इसने मुख्य रूप से इस प्रश्न पर विचार किया था कि मूल अधिकारों की तुलना में निदेशक तत्वों को अग्रता दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है मंडल आयोग रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1980 में, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए कि मंडल आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और मंडल आयोग के अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, यानी बीपी मंडल। अगला प्रश्न है बोहरा समिति किसके अध्ययन के लिए बनाई गई थी? तो आप जान लीजिए, बोहरा समिति राजनेताओं और अपराधियों की साठगांठ के संबंध में रिपोर्ट देने के लिए बनाई गई थी और इस समिति का गठन 1993 यानी 1993 में किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? तो उत्तर है राजमन्नार आयोग, ऑप्शन डी। दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश राजमन्नार आयोग ने की थी। अगला प्रश्न है देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? योजना समिति, केंद्रीय मंत्रिमंडल, संसद या राष्ट्रीय विकास परिषद? तो सही उत्तर राष्ट्रीय विकास परिषद, या जिसको शॉर्ट में एनडीसी कहा जाता है, ये पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय है। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था और अब यह नीति आयोग को जो है नीति आयोग के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय राष्ट्रीय विकास परिषद है। अगला प्रश्न है अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर 1992 में, ऑप्शन डी। दोस्तों अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग को 1992 में एक अधिनियम के द्वारा जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? तो उत्तर है आपका 3 वर्ष। याद रखिएगा दोस्तों, जान लीजिए कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की धारा 4 के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और इसके प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल अधिकतम 3 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है कि देखिए कौन जो है समिति के अध्यक्ष होते हैं जिसकी सिफारिशों पर केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशक नियुक्त करती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकपाल, कैबिनेट सचिव या केंद्रीय सतर्कता आयुक्त? तो सही उत्तर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, ऑप्शन डी। दोस्तों याद रखिएगा कि प्रवर्तन निदेशक की नियुक्ति से संबंधित समिति के अध्यक्ष केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होते हैं जिसकी सिफारिश पर केंद्रीय सरकार प्रवर्तन निदेशक की नियुक्त करती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। संस्था और स्थापना का वर्ष आपको मिलान करना है। देखिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 सही सुमेलित है, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 सही है, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 सही है, प्रवर्तन निदेशालय सन 2000 ये आपका सही सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जान लीजिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और इसमें आप देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार निरोधक यहाँ पर देखिए भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 में और प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1956 में, प्रवर्तन निदेशालय 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति और जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति के अत्याचार का कारण क्या नहीं है? भूमि निर्वसन, बंधुआ मजदूरी, ऋणग्रस्तता या फिर धार्मिक कारण? तो सही उत्तर है धार्मिक कारण। दोस्तों वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति और जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति के अत्याचार का कारण भूमि निर्वसन, बंधुआ मजदूरी और ऋणग्रस्तता है, जबकि धार्मिक कारण इसमें शामिल नहीं है।
अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण। कथन है, अल्पसंख्यक शब्द भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है। यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल सही है। और अल्पसंख्यक आयोग सांविधिक निकाय नहीं है, सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। दोस्तों, अल्पसंख्यक शब्द भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं है और अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक निकाय है, न कि संवैधानिक निकाय। दोस्तों, आप जान लीजिए इसका गठन संसद द्वारा अधिनियमित अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के द्वारा किया गया था। कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अंतर्राज्य परिषद की स्थापना 1990 में की गई थी, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद 1954 में, गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में की गई। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये आपका सही सुमेलित नहीं है, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंडल आयोग जिसके प्रस्ताव ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया है, उसको गठित करने वाले कौन थे? इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी या विश्वनाथ प्रताप सिंह? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा मोरारजी देसाई। दोस्तों, मंडल आयोग ने 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों की पहचान करने के लिए ये गठित किया गया था और इसके अध्यक्ष बीपी मंडल थे। अगला प्रश्न है, संविधान के पुनरीक्षण के लिए नियुक्त राष्ट्रीय आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन यहाँ पर दिए गए हैं और कोड के आधार पर आपको बताना है कि कौन सा सही है। इसकी रिपोर्ट जो संविधान पुनरीक्षण या रिव्यू के लिए राष्ट्रीय आयोग होता है, उसकी रिपोर्ट अनुशंसात्मक प्रकृति की होगी, बिल्कुल सही है। इसकी नियुक्ति संसद के अनुमोदन से हुई है, सही नहीं है। इसकी अध्यक्षता जस्टिस एम.एन. वेंकटचलैया कर रहे हैं, सही है। और ये देश की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। तो आप जान लीजिए केवल इसमें से 1 और 3 सही हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप जान लीजिए कि संविधान के पुनरीक्षण के लिए आयोग की नियुक्ति वर्ष 2000 में, सन 2000 में जस्टिस एम.एन. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में केंद्रीय सरकार द्वारा की गई थी, न कि संसद के द्वारा। और इसका कार्य संविधान के विगत 50 वर्षों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना और आज के समय में इसकी प्रभावशीलता का आकलन करना था। आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 31 मार्च 2002 को पेश की थी। अगला प्रश्न है और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर प्रकटीकरण के लिए लिखित शिकायत लेने के लिए भारत सरकार ने किसे नामित संस्था के रूप में प्राधिकृत किया है? लोकायुक्त को, केंद्रीय जांच ब्यूरो को, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को या केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को? तो सही उत्तर है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को। दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है, या जिसको हम कहते हैं CVC यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसको भ्रष्टाचार रोकने के लिए केंद्र सरकार की ये महत्वपूर्ण संस्था बनाया गया है, महत्वपूर्ण संस्था के रूप में प्राधिकृत किया गया है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग तथा कुछ अन्य आयोग और समितियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।